हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास की अवस्था की। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में जान चुके हैं कि विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था होती है, इसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और अंत में प्रौढ़ावस्था होती है। तो ये हमारा भाग 1 है, जिसमें आज हम शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा और सामान्य परिचय अगर हम जानने की कोशिश करें तो देखते हैं कि बालक के जन्म लेने के बाद की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। सामान्यतः इसका समय जन्म से 5 साल माना जाता है। शिशु का आकार औसतन 18 से 19.5 इंच तक का होता है और वजन 5 से 7.5 पाउंड का होता है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य को जो बनना होता है वो 4 से 5 साल में बन जाता है। देखिए, फ्रायड के अनुसार ये जो मैंने आपको कोटेशन बताया है, ये कोटेशन काफी सारे टेट्स के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी अपनी कुछ कोटेशन दी है इस अवस्था के बारे में, तो आप उनको भी नोट डाउन कीजिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम्स में वो कोटेशन कई बार पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न मनोविज्ञान के अनुसार शैशवावस्था का वर्गीकरण। देखिए, शैशवावस्था को जिन लोगों ने स्टडी किया है तो उन सभी ने अपने अपने विचार देकर इसका एक समय काल निर्धारित किया है। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो जनरल क्लासिफिकेशन है कि सामान्य तौर पर अधिकांश लोग क्या मानते हैं, तो उसका समय काल 0 से 6 साल। 0 का मतलब बर्थ यानी कि जन्म लेने का समय, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस समय को 0 से काउंट किया जाता है, तो 0 से 6 साल ये एक सामान्य क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अनुसार इस अवस्था को बांटा है, जिसमें सबसे पहले हम जे.एस. रॉस की बात करते हैं, तो उन्होंने इसको जन्म से लेकर 3 साल का माना है। इसके बाद जोन्स ने इस अवस्था को जन्म से लेकर 5 साल के मध्य माना है और हरलोक ने इस अवस्था को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले इन्होंने इसको वुम स्टेज यानी कि गर्भावस्था में माना है, यानी कि गर्भावस्था यानी कि गर्भकाल से लेकर जन्म तक इसको बांटा है। इसके बाद इन्होंने बात की है प्री इन्फेंसी स्टेज की, जिसे पूर्वीय शैशवावस्था। इन्होंने इसको बच्चे का जन्म हो जाने के 14 दिन तक का माना है। देखिए, हरलोक के अनुसार जो प्री इन्फेंसी स्टेज होती है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि जन्म लेने के 14 दिन तक बच्चे के अंदर केवल उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, और ये 14 दिन तक बच्चा अपनी उन मूल प्रवृत्तियों का प्रयोग करना ही सीख पाता है। मूल प्रवृत्तियां जैसे चूसना, रोना, देखना आदि। इसके बाद उन्होंने इन्फेंसी स्टेज, जिसे उत्तर शैशवावस्था भी कहते हैं, ये 14 दिन से 2 साल तक चलती है। तो ये हरलोक के अनुसार क्लासिफिकेशन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स में कई बार हरलोक का जो क्लासिफिकेशन है शैशवावस्था को लेकर वो पूछा जाता है। इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं इस अवस्था की। देखिए, इसकी विशेषता को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है, इसको हम सामान्य विशेषताएं कहते हैं। सामान्य विशेषताएं, जिसमें सबसे पहला है, इस अवस्था के बच्चों का शरीर मुलायम और त्वचा कोमल होती है। दूसरा, जन्म के 15 दिन में त्वचा का रंग स्थायी हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नवजात बच्चा होता है तो उसकी त्वचा का रंग सामान्य बच्चों की तुलना में कुछ अलग ही दिखाई देता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि वो उस समय अपने एक स्थायी रूप में नहीं होती। तो 15 दिन के अंदर त्वचा का जो रंग है वो स्थायी हो जाता है। तीसरा, क्रंदन करने से फेफड़ों में हवा बढ़ जाती है और उसकी सांस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा है, आपने सुना भी होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो रोने लगता है, और रोने का मतलब क्रंदन। वो जब भी कोई ध्वनि निकालता है तो वहीं से जन्म लेने के तुरंत बाद जब वो क्रंदन करता है तो तभी से उसके फेफड़ों में हवा बढ़ने लग जाती है और उसकी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। स्तनपान करने से चूसने की और भूख लगने पर रोने की सहज प्रक्रिया बच्चे में शुरू हो जाती है। यानी कि जब जैसे बच्चा पैदा होता है तो जब वो स्तनपान करता है तो उससे चूसने की, और जब उसको भूख लगती है तो वो रोने की जो प्रक्रिया करता है, तो उसी को हम सहज प्रक्रिया कहते हैं। और इस अवस्था की जो मुख्य विशेषता भी ये है, ध्यान रखिए इसको, कि 15 से 20 घंटे सोना इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि छोटे बच्चे, जो नवजात बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनका जो सबसे ज्यादा विकास सोने के समय ही होता है। यानी कि 15 से 20 घंटे सोने का मतलब ये है कि उनके लिए सोना इतना जरूरी होता है कि उनके जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो इसी सोने की प्रक्रिया में ही चलती रहती है। उनके अंगों का विकास, उनका स्थायी आना उसके अंगों का, तो ये सारी चीजें बच्चे जितना ज्यादा सोता है तो उतने ही उसके लिए अच्छा होता है।
इसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट विशेषताओं की। जिससे पहले हमने बात की थी सामान्य विशेषताओं की, तो ये विशिष्ट विशेषताएं कौन सी होती है? तो पहला, रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि इस अवस्था में बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है। इसके बाद इनका मानसिक विकास यानी कि रैपिड मेंटल डेवलपमेंट, ये भी काफी तेजी से होता है। इसके बाद थर्ड है रैपिड लर्निंग प्रोसेस। इस अवस्था के जो शिशु अवस्था के बच्चे जो होते हैं वो जल्दी सीखते भी है। इसके बाद अगली इसकी विशेषता होती है कि डिपेंडेंसी ऑन अदर। ये जो अवस्था होती है इसको निर्भरता का काल भी माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज का बच्चा अपने प्रत्येक छोटे से छोटे काम के लिए भी दूसरों पर निर्भर होता है। सेल्फ लव, छोटे बच्चों में आत्म प्रेम की बहुत ज्यादा प्रबलता पाई जाती है। इसके बाद हम ये जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जैसे कि पियाजे ने भी अपने सिद्धांत में बताया था कि जो उनकी 4 अवस्थाओं उन्होंने अपने सिद्धांत को बांटा है, जिसमें सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था को वो कहते हैं कि इस अवस्था का बच्चा सेल्फ सेंटर होता है। इसके बाद लैक ऑफ मोरालिटी, इस अवस्था के बच्चों में मोरालिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि आप उनसे कुछ भी नैतिक रूप में कुछ भी उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो नैतिकता का कोई भी पालन करेंगे। इसके बाद प्लेइंग हैबिट बाय लोनलीनेस एंड ग्रुप, यानी कि इस अवस्था में बच्चे जो अकेले खेलना भी पसंद करता है और समूह के साथ या दूसरों के साथ भी खेलना पसंद करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा छोटा होता है तो उसको या तो अकेले खिलौने से खेल रहा होता है या उसके परिवार का कोई सदस्य है तो उसके साथ भी खेलना वो पसंद करता है। इसके बाद रिपीटेड टेंडेंसी, इस उम्र के बच्चों को जो चीजों को रिपीट करना बहुत उनको अच्छा लगता है, या फिर उनकी एक मूल आदत होती है कि वो चीजों को बार बार रिपीट करते रहते हैं, चीजों को दोहराते रहते हैं, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो देखना हो। इसके अलावा हाई सेक्स टेंडेंसी, देखिए जो काम प्रवृत्ति जो होती है वो शैशवावस्था में बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद बिहेवियर बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, बच्चे का जो बिहेवियर होता है उसकी मूल प्रवृत्तियों, इंस्टिंक्ट यानी कि इसकी मूल प्रवृत्तियों पर ही निर्भर करता है। मूल प्रवृत्तियां जैसे कि पियाजे ने भी बताया कि पियाजे ने इनको स्कीमा नाम दिया है, जिसमें 4 उन्होंने मूल प्रवृत्तियां बताई है, देखना, चूसना, वस्तु को पकड़ना और वस्तु तक पहुंचना। तो ये जो 4 इंस्टिंक्ट होती है बच्चा इन्हीं के द्वारा ही बिहेव करता है। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट, इस एज के बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक भी होते हैं थोड़े बहुत। सामाजिक से मतलब सेल्फ सेंटर का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चे के पास जो चीज मौजूद है वो उन्हीं को सच मानता है और वही उसका मुख्य समाज होते हैं, जैसे कि उसका परिवार, उसके माता पिता, उसके पास जो खिलौने हैं वो उन्हीं से ही अपना सोशल डेवलपमेंट करता है। इसके बाद क्यूरियोसिटी, यानी कि इस उम्र के बच्चे सबसे अधिक जिज्ञासु होते हैं। इसके बाद इमिटेशन लर्निंग, इमिटेशन का मतलब होता है चीजों को दोहराना, उनकी नकल करना, यानी कि आप अगर बच्चे के सामने कोई चीज करेंगे तो बच्चा आपकी ही नकल करेगा। इसके बाद हाई इमोशनल प्रेजेंटेशन, इस एज के जो बच्चे होते हैं वो इमोशनली बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर का अपना इमोशन लोगों के सामने दर्शाते हैं, यानी कि अगर उन्हें कोई छोटी से छोटी समस्या भी होती है तो वो तुरंत रोना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अपने इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर सकते और इसी वजह से इस अवस्था को हाई इमोशनल प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अब ये तो उनकी विशिष्ट विशेषताएं हो गई। अब हम ये जानते हैं कि अब इन विशेषताओं के साथ हम बच्चे को कैसे एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें प्रॉपर एनवायरनमेंट बच्चे को हमें देने की जरूरत होती है। हमें ये जब जानते हैं कि बच्चा, इस एज का बच्चा जो होता है वो इमिटेशन लर्निंग करता है, चीजों को रिपीट करता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उसके अनुसार एक उपयुक्त वातावरण हमें उसको देना चाहिए। इसके बाद हम उसे बिहेवियर टीचिंग उसको देनी चाहिए, यानी कि दूसरों के सामने बिहेव कैसे करना है, तो ये भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। फिर रियलिटी नॉलेज, क्योंकि हम जानते हैं कि इस एज के बच्चे बिल्कुल भी वास्तविकता से संबंध नहीं रखते, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको शैशवावस्था से ही एक रियलिटी वर्ल्ड की नॉलेज देनी चाहिए, जिससे बच्चा अपने रियल एनवायरनमेंट को जल्दी से जल्दी समझे और उसके साथ एडजस्ट करने में उसको आसानी हो। इसके बाद सेल्फ डिपेंडेंस नॉलेज, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस अवस्था को निर्भरता का काल भी माना जाता है, तो इसलिए जरूरी हो रहा है कि बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनना भी हमें इस एज में सिखाना चाहिए। इसके बाद सोशल ट्रेनिंग, सोशल ट्रेनिंग की जरूरत हमें इस एज में इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चा पूरी तरह से सेल्फ सेंटर इस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, तो ऐसे में उसको सोशल ट्रेनिंग भी देने की जरूरत होती है। इसके बाद प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल मेंटल एक्टिविटी, हमें बच्चे को जो कुछ भी सिखाना है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उस जितनी भी एक्टिविटी है
उसमें बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हो, तो हमें इस तरह की एक्टिविटीज प्लान करनी चाहिए और उसमें बच्चे को अपॉर्चुनिटी बच्चे को देनी चाहिए। इसके बाद ट्रेनिंग फॉर गुड हैबिट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि इस एज में बच्चे के अंदर बिल्कुल भी नैतिक शिक्षा या नैतिक व्यवहार उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, और यही वो स्टेज होती है जहां पर बच्चे अपने जीवन को शुरू करते हैं। तो यहीं से हमें बच्चे के अंदर गुड हैबिट्स डालना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके बाद हम टीचिंग में हम 3 कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं बच्चों के लिए। सबसे पहला लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा खुद स्वयं करके सीखे। लर्निंग बाय प्लेइंग, वो जो कुछ भी सीख रहा है उसको खेल के माध्यम से सीखे। और लर्निंग बाय पिक्चर एंड वीडियोस, क्योंकि ये जो 3 स्टेज ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चा पिक्चर और वीडियोस से सबसे ज्यादा सीखता है। हम बच्चे को जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं उसमें खेल से जोड़ दें। दूसरा, उसका पिक्चर और वीडियोस दिखाएं। इसलिए आप देखते हैं कि यूट्यूब वगैरह पर या कहीं से भी अगर बच्चे के सामने कोई कार्टून कैरेक्टर आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों के लिए इस तरह के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।